हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जीन्स ट्रांसफ़र टेक्निक्स के बारे में। हम पढ़ रहे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का पहला यूनिट, उसमें हमारा टॉपिक है जीन ट्रांसफ़र टेक्निक। तो जीन ट्रांसफ़र क्या होता है? हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा है कि हम अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में लगाते हैं और वेक्टर को होस्ट सेल में डाल देते हैं। तो उसको होस्ट सेल में हम कैसे डालते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में कैसे डालते हैं, उसी को हम कहते हैं जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र क्या होता है कि जीन ट्रांसफ़र और अपटेक ऑफ डीएनए, जीन ट्रांसफ़र या डीएनए को लेने का जो प्रोसेस है, रिफर्स टू द प्रोसेस दैट मूव्स अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए इनटू सेल। उस स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें किसी सेल में डालने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं जीन ट्रांसफ़र। अब क्या है कि जब हम जो हमारा स्पेसिफिक जो जीन ट्रांसफ़र है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है हमारा, मान लीजिए वेक्टर है हमारा, फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद किसी होस्ट में उसका स्टेबल इंटीग्रेशन करा देना, मतलब उसमें उसके बॉडी में इंटीग्रेट उसको रख देना, और उसके बाद उस रख देना कहने का मतलब उसमें डाल देना, और डालने के बाद वो जीन एक्सप्रेस करेगा जीन। तो हम जानते हैं जीन एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाता है, मतलब उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट प्रोटीन होता है। तो जब प्रोटीन बन जाता है, पूरी तरह से पूरा प्रोसेस जीन के डालने तक, होस्ट बॉडी में डालने तक और उसके एक्सप्रेस होने तक का जो पूरा प्रोसेस है, जब वो एक्सप्रेस करता है अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, जीन ट्रांसफ़र क्या होता है कि अपना जो पीस ऑफ डीएनए है हमारा, उसको होस्ट सेल में डालना, उसको जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। लेकिन जीन ट्रांसफ़र करने के बाद उस जीन का उस स्पेसिफिक बॉडी में, होस्ट में एक्सप्रेशन देना, एक्सप्रेस करके प्रोडक्ट बनाना, प्रोटीन बनाना ही कहलाता है हमारा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? द डायरेक्टेड डिज़ायरेबल जीन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जो डायरेक्टेड हमारा डिज़ायरेबल जीन ट्रांसफ़र है, किससे? एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के, एंड द सब्सिक्वेंट स्टेबल इंटीग्रेशन। और स्टेबल मतलब परमानेंट इंटीग्रेशन, स्टेबल मतलब परमानेंट कहने का मतलब कि वो इधर उधर ना हो, हमेशा उधर रह जाए। एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इनटू द जीनोम इज रेफर टू एज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। और उस जीन का उस होस्ट सेल में, उस ऑर्गेनिज्म में उसका एक्सप्रेशन होना ही कहलाता है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा जो डिज़ायरेबल जीन का उसमें इंटीग्रेशन होने से लेकर एक्सप्रेशन होने तक को पूरा जब एक्सप्रेस हो जाता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब क्या आता है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कि जो जीन डालते हैं, जो ट्रांसफ़र अपना जीन डालते हैं, हम उसको कहते हैं ट्रांसजीन। और जो ऑर्गेनिज्म बनता है उस जीन के बाद, एक्सप्रेशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म बनता है, हम उसको ट्रांसजेनिक बोलते हैं। ठीक, ट्रांसजीन और ट्रांसजेनिक पे डिफरेंस समझिएगा। जो हम ट्रांसफ़र करते हैं जीन, अपना डिज़ायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट समझिए, तो हम उसको ट्रांसजीन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है सक्सेसफुल जीन ट्रांसफ़र के बाद, उसको हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। ठीक, तो ये तो ट्रांसजीन ट्रांसजेनिक हो गया, जीन ट्रांसफ़र, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसजीन और ट्रांसजेनिक हो गए। हमने पढ़ना है जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स के बारे में। तो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स के आर्टिफिशियल और, मतलब ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड को हम इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र भी कहते हैं, और आर्टिफिशियल मेथड को डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी कहते हैं। देखेंगे क्या है कि मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र में, डीएनए ट्रांसफ़र बाय नेचुरल मेथड से डीएनए किन किन तरीक़ों से ट्रांसफ़र करता है? तो कंजुगेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, रेट्रोवायलेट ट्रांसडक्शन, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र, ये हमारा होता है नेचुरल मेथड। इसे हम इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है डीएनए ट्रांसफ़र बाय आर्टिफिशियल मेथड, जिसको हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब इसने हमने मैन मेड है, बनाया हुआ है, और ये डायरेक्टली होस्ट सेल में डाल दिया जाता है। इसमें कुछ फिजिकल मेथड है, कुछ केमिकल मेथड है और इलेक्ट्रिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में आता है माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम जीन गन भी कहते हैं, पार्टिकल बम्बार्डमेंट भी कहते हैं। केमिकल मेथड में आता है डीएनए ट्रांसफ़र बाय कैल्शियम फॉस्फेट मेथड, उसके बाद लिपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफ़र, और इलेक्ट्रिकल मेथड में आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपना डीएनए ट्रांसफ़र बाय नेचुरल मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। उसमें सबसे पहले हमारा आता है कंजुगेशन। ये चीज़ों, कंजुगेशन क्या होता है? तो कंजुगेशन एक प्रोसेस है। ठीक,
समझिए क्या होता है कंजुगेशन। हम जानते हैं बैक्टीरिया की कई सारी स्पीशीज़ होती हैं। तो कुछ बैक्टीरियाज में एक स्पेशल तरह का प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्लाज्मिड में एक स्पेशल तरह का प्लाज्मिड पाया जाता है, कुछ बैक्टीरियाज में एक स्पेशल तरह का प्लाज्मिड पाया जाता है, और उसको हम एफ प्लाज्मिड कहते हैं। और जिन बैक्टीरिया के पास वो एफ प्लाज्मिड होता है हम उसको एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड कहते हैं, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं और मेल कहते हैं। या तो एफ पॉजिटिव बोल दें या मेल बोल दें। और जिन बैक्टीरिया के पास वो प्लाज्मिड नहीं होता है एफ प्लाज्मिड, हम उसको एफ माइनस बोलते हैं या फीमेल बोलते हैं। तो जिन बैक्टीरिया के पास वो एफ प्लाज्मिड होता है वो कुछ जीन्स को कोड करते हैं जो एक सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन करता है, सेक्स पिली का फॉर्मेशन करता है। उस सेक्स पिली की वजह से वो मेल एफ पॉजिटिव जिसके पास प्लाज्मिड है वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ फीमेल बैक्टीरिया के साथ फिजिकली डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल उसके साथ शेयर कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। कैसे करता है ये देखिए। ये समझिए हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का इसका क्रोमोसोमल मेन डीएनए है और ये प्लाज्मिड है। समझ लीजिए ये एफ प्लाज्मिड इसके पास है, तो ये एफ पॉजिटिव हुआ या मेल हुआ। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। और ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास इसका क्रोमोसोमल डीएनए है लेकिन इसके पास कुछ और प्लाज्मिड है, इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है। ठीक, ये एफ प्लाज्मिड है, इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है, तो ये एफ माइनस हुई या फिर फीमेल। अब क्या होता है, जिन बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड होता है ये एफ प्लाज्मिड कुछ ऐसे जीन्स को कोड करता है जिसकी वजह से इन बैक्टीरिया में एक सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होता है। इनका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मेन डीएनए और ये एफ प्लाज्मिड, ये एफ प्लस है या मेल है। तो ये क्या करता है, ये सेक्स पिलाई क्या करता है, ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ जिसके पास नहीं है एफ प्लाज्मिड उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और अपना ट्यूब इनके बॉडी में अटैच करता है। ये एफ नेगेटिव है या फीमेल कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसको हम डोनर कह सकते हैं और इसको हम रिसिपिएंट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, अभी देखते हैं क्या करेगा। इस फीमेल के पास इसका मेन डीएनए है। अब ये क्या करता है, ये जो सेक्स पिलाई है ये एक ट्यूब के फॉर्म में बन गई। इस ट्यूब को अब हम कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब। इस कंजुगेशन ट्यूब में ये एफ प्लस या मेल बैक्टीरिया अपना जो एफ प्लाज्मिड है इसके साथ शेयर कर देती है, शेयर कर देता है। कैसे कर देता है ये देखिए, ये कंजुगेशन ट्यूब बना, ये मेन डीएनए है इसका, इसमें हम अब हमारा एफ प्लाज्मिड आ गया और ये इसका प्लाज्मिड। तो अब ये एफ पॉजिटिव बन गया और ये एफ नेगेटिव बन गया क्योंकि इसने अपना एफ प्लाज्मिड वाला शेयर कर दिया इसके साथ कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से। तो अब ये एफ पॉजिटिव बन गया। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं। देखिए, कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज़ के पास एक स्पेशल तरह का प्लाज्मिड होता है जिसे हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड। ठीक, जिन बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड होता है उनको हम एफ पॉजिटिव या मेल कहते हैं। ये एफ प्लाज्मिड कुछ ऐसे जीन्स को कोड करता है जिसकी वजह से एक सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। इस सेक्स पिलाई की हेल्प से वो बैक्टीरिया, मेल बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट करता है उसके बॉडी में अपना सेक्स पिलाई अटैच करके। सेक्स पिलाई अटैच करने के बाद ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर देती है जिसे हम कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब। और इसी कंजुगेशन ट्यूब से ये एफ प्लस या मेल बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड फीमेल बैक्टीरिया को शेयर कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक, अब क्या होता है, अब एक केस क्या होगा कि हम जानते हैं जैसे बैक्टीरिया मिट्टी में है या मरीन में है, एक्वेटिक कहीं पानी वगैरह में है, तो जैसे ये ट्यूब बना तो हो सकता है कोई बहुत सारे मोशंस, ब्राउनियन मोशन की वजह से या प्रेशर की वजह से, किसी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ये ट्यूब टूट जाए। ठीक, ये ट्यूब टूट जाए, ये ट्यूब अटैच थी पर टूट जाए, तो ट्यूब टूट जाएगी। तो अब क्या होगा कि जैसे अभी ये शेयर कर रहा था अपना एफ प्लाज्मिड, ये इन दोनों का मेन डीएनए है, इन दोनों का मेन डीएनए। ठीक,
तो जैसे जैसे ये अपना शेयर कर रहा था अभी, लेकिन ये बीच से ही टूट गई, किसी प्रेशर की वजह से, किसी भी तरह से ये टूट गई। तो ये इसका कुछ तो इसमें रह गया, कुछ पार्ट इसके पास इसमें आ गया, कुछ फ्रेगमेंट बस आया है, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं आया, थोड़ा सा फ्रेगमेंट इस दूसरे बैक्टीरिया के पास आ गया। ठीक, तो अब ये दूसरे बैक्टीरिया के पास आ गया, तो अब इसमें दो केसेस होंगी। बैक्टीरिया के सेल में, बैक्टीरिया के बॉडी में अगर कोई बाहरी फॉरेन जीन आया है तो क्या हो सकता है, या तो वो उसको डिग्रेड कर देगी, मार डालेगी, या फिर क्या होगा, ये इसका मेन डीएनए समझिए, ये मेन डीएनए, तो ये तो एक केस तो होगा कि ये इसको मार डालेगा, फॉरेन डीएनए को डिग्रेड कर देगा न्यूक्लियस की हेल्प से। और दूसरा केस क्या होगा कि ये इस मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। जो एफ प्लाज्मिड का थोड़ा सा जो हमारा फ्रेगमेंट आया है हमारे पास, वो इस सेल के साथ डिग्रेड कर जाएगा। क्या हुआ, ये हमारा केस सेकेंड है, या टाइप 2 कह सकते हैं कि कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म में। पहले टाइप में क्या होगा कि कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म होगी और ये एफ प्लाज्मिड अपना इसको शेयर कर देगा पूरी तरह से। दूसरा केस क्या हो सकता है, या टाइप क्या हो सकता है कि प्रेशर वगैरह की वजह से, किसी तरह की मोशन वगैरह की वजह से ये ट्यूब टूट जाएगी और इसका एफ प्लाज्मिड का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा फ्रेगमेंट इसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा दूसरे बैक्टीरिया के पास। तो अब क्या होगा, दो केसेस होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी में कोई फॉरेन जीन आया है, तो या तो पहला केस होगा कि वो उसको डिग्रेड कर देगी, ख़त्म कर देगी, और नहीं तो दूसरा एक केस क्या होगा कि ये इसी के साथ अटैच कर जाएगी, इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगी, और इस सेल को, जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है और थोड़ा सा फ्रेगमेंट है प्लाज्मिड का, इसको हम HFR सेल कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी सेल कहते हैं, और इसी को हम यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। कैसे यूज़ करते हैं कि हमने अभी देखा कि कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट गया, तो जो बाहरी का हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, इस सराउंडिंग में डाल देते हैं, और इस सराउंडिंग में मतलब हम आर्टिफिशियली जब डिज़ाइन करते हैं तो लैब में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे, मान लीजिए इस एनवायरनमेंट में, और ये हमारा बैक्टीरिया है, इसके पास कंजुगेशन ट्यूब ऐसे टूटा हुआ है और इसके पास अपना मेन डीएनए है, तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो इसमें दो केस होगा, ये तो डिग्रेड कर देगा या फिर जुड़ जाएगा, और जुड़ गया तो ये कॉपीज़ बनाएगा, उसके बाद हमें अपना डिज़ायरेबल जीन की बहुत सारी कॉपीज़ मिल जाएंगी और फिर हमें डाल देंगे। तो ये तो हुआ अपना डालने का तरीका हमारा जिसको हम कहते हैं कंजुगेशन। अब हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अभी हमने कंजुगेशन में देखा कि डायरेक्ट फिज़िकल कांटेक्ट हो रहा था दो बैक्टीरियाज के बीच में, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से कोई डीएनए का फ्रेगमेंट अपने बॉडी के अंदर ले लेती है। क्या कहने का मतलब है कि कोई बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से कोई दूसरा डीएनए का फ्रेगमेंट ले लेती है। जैसे मान लीजिए एक्वेटिक एनवायरनमेंट ले लीजिए, ये पॉन्ड है कोई, ठीक, ये पॉन्ड है, इसमें बैक्टीरिया है, बहुत सारी बैक्टीरिया, बहुत सारी, ये दोनों बैक्टीरिया, मान लीजिए कि ये दोनों बैक्टीरिया हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई डीएनए का फ्रेगमेंट पड़ा हुआ है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट, ये डीएनए का फ्रेगमेंट, ठीक, तो ये बैक्टीरिया अब क्या करेगी, इस डीएनए के फ्रेगमेंट को अपने अंदर ले लेगी, अपनी बॉडी के अंदर ले लेगी। डायरेक्ट अपटेक ऑफ बैक्टीरिया को हम कहते हैं, डायरेक्ट अपटेक ऑफ डीएनए को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए ऐसे ही इन्वायरमेंट में पड़ा कैसे रहता है, तो हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया ऐसे ही रिलाई कर रही हो, बैठी हो, या फिर हो सकता है कि बैक्टीरिया डेड कर गई हो, मर गया हो बैक्टीरिया, और मर जाने की वजह से बैक्टीरिया के अंदर का डीएनए बाहर आ जाएगा और उसकी वजह से ये फ्लोट कर रहा होगा, उस इन्वायरमेंट में ऐसे ही घूम रहा होगा। तो कोई बैक्टीरिया इस डीएनए को अपने अंदर ले लेगी, और कैसे लेगी, कहेंगे कि ऐसे डायरेक्ट घुस तो नहीं जाएगी ना, तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया सेम ही एक परमिएबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, परमेबिलिटी शो करने लगती है बैक्टीरिया, और डीएनए के फ्रेगमेंट को अपने बॉडी में ले लेती है, ठीक। तो ये तो नेचुरल परमेबिलिटी है बैक्टीरिया की। हम आर्टिफिशियली भी लैब में इसको क्रिएट करते हैं, तो हम बैक्टीरिया की बॉडी को परमिएबल बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करके, और ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें हम लैब में आर्टिफिशियली
परमीबल बनाते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट। ठीक, इसी को कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, हम सराउंडिंग में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे और बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट बना देंगे कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करने के बाद, और बैक्टीरिया इसको डायरेक्ट ले लेगी अपने अंदर और हमारा जो जीन ट्रांसफ़र है हो जाएगा। तो देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द डायरेक्ट अपटेक ऑफ एक्सोजीनस डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डायरेक्ट बाहरी डीएनए का डायरेक्ट अपने अंदर ले लेने का प्रोसेस है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, कहाँ से, सराउंडिंग से, एंड टेकन अप थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा बाहरी डीएनए को अपने अंदर ले लेना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स नेचुरली इन बैक्टीरिया, नेचुरली बैक्टीरिया में होता है, बट इट कैन बी इफेक्टेड बाई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट इन अदर स्पीशीज़। अदर स्पीशीज़ में भी हम इसको कर सकते हैं आर्टिफिशियल, कैसे, कैल्शियम क्लोराइड और अदर सारे कोफैक्टर से ट्रीट करके। सेल्स दैट हैव अंडरगोन दिस ट्रीटमेंट आर कॉल्ड कॉम्पिटेंट। ऐसे सेल्स जिनको हम परमिएबल बना देते हैं ट्रीट करके, उन्हें हम कॉम्पिटेंट कहते हैं। एनी डीएनए दैट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द क्रोमोसोम विल बी डिग्रेडेड। और जो डीएनए क्रोमोसोम में ऐड नहीं होगा बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में सराउंडिंग से, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये तो हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। ये है एग्जाम्पल, मतलब डायग्राम कि कैसे कोई बैक्टीरिया है वो डेड कर गई तो उसके अंदर का क्रोमोसोम निकल गया, तो कोई बैक्टीरिया जो सराउंडिंग में थी उसको उसने ले लिया और यहाँ पे ऐड कर गया। ठीक, तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, जीन ट्रांसफर फ्रॉम अ डोनर टू अ रेसिपिएंट बाय वे ऑफ बैक्टीरियोफेज। हम जानते हैं कि कुछ वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और हम उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक, तो उसकी वजह से भी वायरस क्या करते हैं, अपना द जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देता है बैक्टीरिया के बॉडी में, हम उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। और ट्रांसडक्शन दो टाइप से होता है, एक होता है जर्नलाइज, एक होता है स्पेशलाइज्ड। जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है समझिएगा, ये कोई बैक्टीरिया की बॉडी है, कोई बैक्टीरिया, ये उसका डीएनए है। ठीक, और ये हमारा कोई बैक्टीरियोफेज है, लैम्डा फेज है, कुछ भी, और ये फेज का वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो ये क्या करेगा, इस जनरलाइज ट्रांसडक्शन में अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ डालेगा बैक्टीरिया के अंदर, और फिर अब बैक्टीरिया की मशीनरी को अपने कंट्रोल में लेकर अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाएगा, वायरस की, और बैक्टीरिया का जो डीएनए उसको तोड़ देगा, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देगा। फिर क्या होगा, तोड़ने के बाद इसमें पैकेजिंग होगी वायरसेस की। तो जब वायरसेस की पैकेजिंग होगी, ऐसे ऐसे कई सारे वायरस बनेंगे और इसमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल जाएगा, तो क्या होगा कि बहुत सारे वायरसेस में तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल जाएगा, लेकिन कुछ वायरसेस में बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल घुस जाएगा, गलती से पैक हो जाएगा। ठीक, ड्यू टू एरर बैक्टीरियल डीएनए विल बी पैक्ड। बैक्टीरिया का डीएनए पैक हो जाएगा वायरस में, बैक्टीरियोफेज में। अभी यहाँ से बाहर निकल जाएंगी और दूसरे किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगी, और जब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगी तो इसके अंदर बैक्टीरिया वाला वायरस आ जाएगा। ये होता है जनरलाइज ट्रांसडक्शन। जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या होता है कि कोई एक वायरस बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसमें ये अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है और बैक्टीरिया की मशीनरी को कंट्रोल में लेकर अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाता है, लेकिन बैक्टीरिया की डीएनए को तोड़ देता है। फिर जब वायरस की पैकेजिंग होती है तो गलती से कुछ बैक्टीरिया वायरसेस में पैक हो जाती हैं, और उसके बाद वो जाकर दूसरे वायरसेस को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है, और फिर इसमें इस बैक्टीरियल डीएनए भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये होता है जनरलाइज ट्रांसडक्शन। अब स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है,
कि ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया, ये इसका क्रोमोसोम है और ये यहाँ पे बैक्टीरियोफेज आके इन्फेक्ट कर दिया। ये बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए है, इसने अपनी, तो क्या स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, वायरस अपना डीएनए डालेगा बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के अंदर जब ये डीएनए डालता है तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की मशीनरी में स्पेशलाइज आ गया वायरस। तो अब ये क्या करता है कि जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन में वो अपनी कॉपीज़ बनाता था और बैक्टीरिया की जो डीएनए उसको तोड़ देता है। इसमें ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, जुड़ जाएगा यहीं पे कहीं, ठीक। ये वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। इस डीएनए विल इनकॉर्पोरेट विथ बैक्टीरियल डीएनए, ठीक। इसको हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन जो फॉलो होता है उसको लाइसोजेनिक और जनरलाइज में लाइटिक साइकिल। तो क्या होगा, स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में बैक्टीरियोफेज आएगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, अपना डीएनए डालकर ये बैक्टीरिया के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, कई सारी कॉपीज़ बनेंगी। अब कॉपी तो बनेगी ना बैक्टीरिया की, इसमें सब में हमारा वायरस का भी डीएनए होगा क्योंकि ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो केसेस होंगी। या तो ये जाके लाइटिक साइकिल फॉलो करेगा, बर्स्ट करके निकल जाएगा, दूसरे को इम्पैक्ट करेगा। नहीं तो क्या होगा कि इसमें से क्या होगा कि ये जो हमारा बैक्टीरिया का डीएनए है, डीएनए था हमारा बैक्टीरिया का, इसमें से अब पता है वायरस बैक्टीरिया की मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है उसकी बॉडी में जाकर। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पे वायरस इससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और वायरस का पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया का पार्ट आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही कई सारी कॉपीज़ बन जाएंगी। वायरस का पार्ट, वायरस डीएनए ज़्यादा हो जाएगा और बैक्टीरिया का थोड़ा सा पार्ट रहेगा। और अब ये जाकर दूसरे बैक्टीरियोफेज ये जब बन जाएंगे, पैकेजिंग हो जाएगी, तो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। तो इसमें वायरस वाला भी डीएनए होगा और बैक्टीरिया वाला भी डीएनए होगा। इस डीएनए में वायरस का डीएनए भी है और बैक्टीरिया का डीएनए। तो ये होता है जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने जो 3 मेथड थे हमारे, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, देख लिए हैं। अब हमें देखना है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र। एग्रोबैक्टीरियम हम जानते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया होता है जो क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है। और ये डिज़ीज़ क्यों कॉज करता है, क्योंकि इसके पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। तो हम क्या करते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में जो उसका मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे उसका जीन कॉजिंग जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है वो है, तो इसको काट के हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं और प्लांट की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जीन ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक। तो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज अ सॉयल बोर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, इट कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज़। ये एक सॉयल बोर्न, सॉयल में रहने वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है। द एबिलिटी टू कॉज दिस डिजीज इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और इस किसकी वजह से कॉज करता है डिजीज़ को, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की वजह से, टीआई प्लाज्मिड की वजह से। तो टीआई प्लाज्मिड कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट न्यू जीन्स इनटू प्लांट सेल्स। टीआई प्लाज्मिड का यूज़ हम नए जीन्स को प्लांट सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द जीन ऑफ डोनर ऑर्गेनिज्म, क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम द जीन ऑफ डोनर ऑर्गेनिज्म कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द टीआई प्लाज्मिड। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, यहाँ पे डिजीज़ कॉज करने वाला जीन है, तो हम इसको काट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे और फिर प्लांट में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक। ये तो हमारे सारे नेचुरल मेथड्स थे, इनडायरेक्ट मेथड्स थे। नेचुरल मेथड्स में क्या है कि हमने पढ़ा, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और ट्यूमिफेशियंस
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस। ठीक, अब हमारे यहाँ डायरेक्ट मेथड या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र या आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। ये हम मेन सारे मेथड्स हैं और ये डायरेक्ट मेथड्स हैं। डायरेक्ट हम सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं बिना किसी वेक्टर की हेल्प से। तो इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक और पोरेशन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और पोरेशन मीन्स पोर। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन में पोर्स कर देते हैं, छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट सेल में चला जाता है। और किससे पोर करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। क्या है इलेक्ट्रोपोरेशन, देखिए कि इलेक्ट्रोपोरेशन यूजेस इलेक्ट्रिक पल्स। इलेक्ट्रोपोरेशन इलेक्ट्रिक पल्स का यूज़ करता है किस लिए, टू प्रोड्यूस ट्रांजिएंट पोर्स। ट्रांजिएंट पोर्स बनाने के लिए, ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्पोररी, जो हमेशा के लिए ना हो, कुछ टाइम बाद वो पोर बनता है और फिर से जुड़ भी जाता है। तो ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्पोररी, हमेशा के लिए जो नहीं हो। किस लिए इलेक्ट्रोपोरेशन का यूज़ करते हैं हम, ट्रांजिएंट पोर्स बनाने के लिए इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देयर बाई अलाउइंग डीएनए इनटू होस्ट सेल, डीएनए इनटू सेल, ताकि हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो सेल में जा सके। दीज पोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपोर्स। इन पोर्स को हम इलेक्ट्रोपोर्स कहते हैं। ठीक, क्या होता है कि द सेल्स आर प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो सेल है, जिस सेल में हमें डालना है, उसको एक सोल्यूशन में हम रख देते हैं एंड सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पल्स टू कॉज होल्स इन मेम्ब्रेन। उसके बाद हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से एक जर्क देते हैं, जिसकी वजह से सेल में छेद हो जाते हैं, पोर बन जाते हैं। द फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट इंटर थ्रू होल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड देन टू न्यूक्लियस। उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में पोर हो जाने की वजह से हमारा डीएनए जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो पोर्स में घुस जाता है सेल मेम्ब्रेन के, उसके बाद साइटोप्लाज्म में, उसके बाद न्यूक्लियस में घुस जाता है। ठीक, क्या होता है इसका सेटअप देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन का। तो हमने हमारा इसमें डीएनए और सेल का एक सस्पेंशन बफर बन जाता है, एक सोल्यूशन बनाते हैं। इसकी दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगी रहती हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड्स, और ये होता है लिड, उस लिक्विड को ढकने के लिए, बंद करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो इधर होगा उधर होगा तो लिक्विड बाहर आ जाएगा, इसलिए बंद करने के लिए ये क्यूवेट होता है। क्यूवेट एक तरह का टेस्ट ट्यूब होता है लेकिन थोड़ा अलग सा होता है, और ये पावर सप्लाई। तो ये सेटअप होता है इलेक्ट्रोपोरेशन का। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं हम, सेल और डीएनए का एक सोल्यूशन बनाते हैं, बफर बनाते हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में छेद हो जाता है, पोर बन जाते हैं। पोर बन जाने की वजह से उसमें हमारा डीएनए फ्रेगमेंट उसमें अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर न्यूक्लियस में पोर बन जाता है। तो पोर परमानेंट नहीं रहता है, ट्रांजिएंट पोर रहता है। पोर, अब मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन में ऐसे पोर बन गया, जैसे ही हमारा डीएनए घुस गया इसमें, ये बंद हो जाता है। ठीक, तो ये होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन के एडवांटेज क्या क्या है कि मेथड इज़ फास्ट, ये बहुत जल्दी होता है, लेस कॉस्टली, थोड़ा सस्ता भी है ये। अप्लाइड फॉर अ नंबर ऑफ सेल्स, और बहुत सारे सेल्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोपोरेशन हुआ। दूसरा हमारा क्या होता है, और क्या इसमें कि हाई परसेंटेज ऑफ स्टेबल ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी प्रोड्यूस, और ये स्टेबल ट्रांसफॉर्मेंट्स बनाता है, मतलब इंजेक्ट कर देगा बॉडी में, इसकी जो परसेंटेज है वो हाई है। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है, हम इसमें जैसे इंजेक्शन होता है नॉर्मली सबने देखा है, तो इंजेक्शन की बिल्कुल वैसा ही होता है। ये माइक्रो पीपेट होते हैं, जिसकी जो साइज़ होती है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, बहुत पतली सी, बहुत छोटी सी पीपेट होती है, जो आराम से जैसे इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन बिल्कुल वैसे ही सेल में लगा दी जाती है, और उसके बाद डीएनए उसमें चला जाता है, और उसके बाद हम सेल को इसको माइक्रो इंजेक्शन को बाहर निकाल लेते हैं। इसको बिल्कुल सिरिंज की तरह समझ सकते हैं, इंजेक्शन की तरह। क्या है, द माइक्रो इंजेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डिजायरेबल डीएनए इनटू होस्ट सेल थ्रू द यूज़ ऑफ ग्लास माइक्रोपिपेट। ग्लास माइक्रोपिपेट की हेल्प से अपना डिजायर्ड जीन ऑफ डालना ही माइक्रो इंजेक्शन कहलाता है। ग्लास माइक्रोपिपेट इज़ यूजली 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। जो ग्लास पिपेट होता है वो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ईजिली पेनिट्रेट्स इनटू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में आराम से चला जाता है न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियस तक। द डिजायर्ड जीन इज देन इंजेक्टेड इनटू द सब सेलुलर कंपार्टमेंट, द नीडल इज रिमूव। जैसे ही हमारा डीएनए सेल में चला जाता है न्यूक्लियस में, हम नीडल को बाहर निकाल दें। ठीक, तो हमारे डायरेक्ट मेथड में दो मेथड हो गए, इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन। अब तीसरा क्या है, बायोलिस्टिक्स और माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स, या जीन गन या पार्टिकल बम्बार्डमेंट, सब इसी के नाम है। तो बायोलिस्टिक या पार्टिकल बम्बार्डमेंट में क्या होता है, जैसे ही बोल रहा है, खुद ही कह रहा है कि पार्टिकल बम्बार्डमेंट हम करते हैं एक तरह से। इसमें क्या होता है कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक एक्सेलरेटेड, एक कंटिन्यूस वे में कहीं से एक जगह से गिराएंगे,
सेल्स पे और वो गिर जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले डायग्राम कि देखिए क्या होता है। ये एक गैस सिलेंडर या चैम्बर जो भी कहना है कह सकते हैं, चैम्बर जैसा बना हुआ होता है। उसमें हम एक रप्चर डिस्क लगाते हैं। हम यहाँ से अपना डीएनए का जो भी सोल्यूशन है या सस्पेंशन है उसको यहाँ से गिराएंगे। और ये कैसा सेटअप होता है इसका कि एक इसमें रप्चर डिस्क लगी होती है उसको रोकने के लिए, या फिर हमें अगर रोकना होगा, हम मान लीजिए एक्सेलेरेट कर रहे हैं अपना डीएनए, इसमें से गिराए जा रहे हैं और एक पॉइंट पे मान लीजिए किसी वजह से हमें रोकना होगा तो यहाँ पे एक रप्चर डिस्क लगाई रहती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक डीएनए कोटेड माइक्रो पैलेट्स होते हैं। क्या है मतलब, हम जिस डीएनए हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम गोल्ड या फिर टंगस्टन से कोट कर देते हैं और वो पैलेट के फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे ये जैसे ही आता जाता है, डीएनए गिराएंगे इसके बाद हमारे टारगेट सेल पे आ जाता है। ठीक, देखिए पढ़ लेते हैं पहले कि क्या होता है। बायोलिस्टिक और पार्टिकल बम्बार्डमेंट इज़ अ फिजिकल मेथड, एक फिजिकल मेथड है दैट यूजेस एक्सेलरेटेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स टू डिलीवर डीएनए और अदर मॉलिक्यूल्स दैट इंटैक्ट टिश्यूज एंड सेल्स। माइक्रो बायोलिस्टिक या माइक्रो जो पार्टिकल बम्बार्डमेंट है, ये क्या करता है, एक्सेलरेटेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स का यूज़ करता है डीएनए को डिलीवर करने के लिए। कहाँ पर, टिश्यूज़ में और सेल्स में। द जीन गन इज़ अ डिवाइस दैट लिटरली फायर्स डीएनए इनटू टारगेट सेल। ये जीन गन एक डिवाइस है, ये पूरा उसका सेटअप होता है। ठीक, द डीएनए टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन द सेल्स इज कोटेड ऑनटू माइक्रोस्कोपिक बीड्स मेड ऑफ ईदर गोल्ड और टंगस्टन। जो डीएनए हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम उसको गोल्ड या टंगस्टन से कोट कर देते हैं। तो कोटेड बीड्स आर देन अटैच टू द एंड ऑफ प्लास्टिक बुलेट। फिर जो कोटेड एंड्स हैं उनको हम प्लास्टिक बुलेट के बुलेट से अटैच कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा होता है प्लास्टिक बुलेट। ठीक, इसके साथ हम अटैच कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फायरिंग चैम्बर में लोड कर दिया जाता है। ठीक, ये यहाँ से हमने गिराया हुआ है इसको, तब यहाँ पे आया है ये। फिर क्या हुआ कि एन एक्सप्लोसिव फोर्स फायर्स द बुलेट विद डीएनए कोटेड वेस्ट टूवर्ड द टारगेट सेल दैट जस्ट लाई बियॉन्ड द एंड ऑफ बैरल। और उसके बाद एक एक्सप्लोसिव फोर्स के माध्यम से ये जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है ये आ जाता है टारगेट सेल या टिश्यू पर। सम ऑफ द बीट्स पास थ्रू द सेल वॉल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल। और इसमें से जैसे जैसे एक बहुत, मान लीजिए हम बहुत फोर्स से कुछ चीज़ ऐसे गिराए जा रहे हैं तो फिर वो चीज़ एक पॉइंट पे आके सेल पे जो हमारा है, अब हमारा तो टारगेट सेल ही है ना, वहाँ पे हम लगाना है, वहाँ पे बीट्स गिर जाएंगे जीन गन की हेल्प से। नेक्स्ट मेथड है हमारा लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। लाइपोसोम्स क्या होते हैं, ये लिपिड्स के स्पेरिकल फॉर्म, राउंड शेप के लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स या लिपिड्स से बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। और ये कैसे शेप में ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे लिपिड होते हैं, इनके लिपिड का एक स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और ये हमारा डीएनए हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन दोनों अटैच कर लेते हैं। ये लिपिड के बीच में ना, ये बीच में जगह दिख रही है ना, ये खाली होता है, यहीं पे जाके डीएनए अटैच कर जाता है और फिर सेल्स में इसको लगा दिया जाता है। ठीक, क्या होता है, लाइपोसोम्स आर स्पीयर्स ऑफ लिपिड विच कैन बी यूज टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। सेल्स में मॉलिक्यूल को हमें ट्रांसफ़र करने के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए लाइपोसोम्स का हेल्प किया जाता है। दीज आर आर्टिफिशियल वेसिकल्स दैट कैन एक्ट एज डिलीवरी एजेंट फॉर एक्सोजीनस मटेरियल। ये आर्टिफिशियल वेसल्स होती हैं जिनको हम बाहरी मटेरियल को सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोमोट ट्रांसपोर्ट आफ्टर यूज फ्यूजिंग विद सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, कटायनिक लिपिड्स पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं, आर दोज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज आर यूज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो कटायनिक लिपिड होते हैं उनको हम न्यूक्लिक एसिड्स के डीएनए के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव अटैच कर जाएंगे एक दूसरे से और एक स्टेबलाइज हो जाएंगे और उसके बाद सेल में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, सिंप्लिसिटी इसकी ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं इसमें, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ये स्टेबल है, लो टॉक्सिसिटी, सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिग्रेडेशन, और न्यूक्लिक एसिड को डीएनए को भी डिग्रेड होने से बचाता है। जैसे हम देख रहे हैं ना कि ये लिपिड ऐसे सर्कुलर ऐसे फॉर्म में होता है, यहाँ पे ना बीच में जगह होती है, यहीं पे हमारा डीएनए आके अटैच कर जाता है। ठीक, ये नेगेटिव, डीएनए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक, ये हमारा नेक्स्ट मेथड अब देखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट मीडिएटेड ट्रांसफ़र।
इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक सोल्यूशन बनाते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का, कैल्शियम क्लोराइड का, और बनाते हैं हम पोटेशियम फॉस्फेट का एक सोल्यूशन बनाते हैं। तीनों चीज़ एक डालते हैं, हम बफर बनाते हैं। क्या क्या उस बफर में रहता है? हमारा डीएनए रहता है, फिर पोटेशियम फॉस्फेट रहता है और कैल्शियम क्लोराइड रहता है। उसके बाद हम इसको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद क्या होता है कि हमारा डीएनए सेटल हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, और उसके बाद सेल्स क्या करती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है, मतलब अपने अंदर ले लेती है। ठीक, कैल्शियम फॉस्फेट मीडिएटेड ट्रांसफ़र क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेक्शन इन्वॉल्व द मिक्सचर ऑफ ए आइसोलेटेड डीएनए का मिक्सचर होता है किसके साथ? सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के साथ और पोटेशियम फॉस्फेट। सो प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट टू बी फॉर्म्ड। ठीक, सेल्स आर देन इंक्यूबेटेड विद प्रेसिपिटेटेड डीएनए ईदर इन द सॉल्यूशन और इन टिश्यू कल्चर। उसके बाद इनको इंक्यूबेट किया जाता है। अ फ्रैक्शन ऑफ सेल्स विल टेक अप द कैल्शियम फॉस्फेट डीएनए प्रेसिपिटेट बाय एंडोसाइटोसिस। ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफ़र होता है। फिर हमारा आता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन। इस मेथड में भी हम क्या करते हैं, हम इस मेथड को सिर्फ प्रोटोप्लास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेथड में भी हम क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन बनाते हैं प्रोटोप्लास्ट का, जो हमारा सेल जिसमें डालना है उसका प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, उसमें डीएनए लेते हैं, फिर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लेते हैं 40%, फिर मैनिनटॉल लेते हैं Mg2+ की एज अ कोफैक्टर। क्या क्या लेते हैं? सोल्यूशन बनाएंगे किसका किसका? प्रोटोप्लास्ट प्लस डिज़ायर्ड डीएनए प्लस PEG 40% प्लस मैनिनटॉल प्लस Mg2+ एज अ कोफैक्टर। ठीक, इन सब का हम सोल्यूशन बनाते हैं, फिर इंक्यूबेट करते हैं 30 मिनट के लिए। उसके बाद क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो है वो उस डीएनए को डाइजेस्ट कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक, उसके बाद ये सब जो सारी एक्सटर्नल चीज़ें हैं ये बाहर रिमूव हो जाती हैं खुद से ही। तो क्या है, दिस मेथड इज यूटिलाइज फॉर प्रोटोप्लास्ट ओनली। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टिमुलेट एंडोसाइटोसिस एंड देयरफॉर डीएनए अपटेक ऑकर्स। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है वो एंडोसाइटोसिस करवाता है, जिसकी वजह से सेल्स डीएनए को ले लेती हैं अपने अंदर। प्रोटोप्लास्ट आर केप्ट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग इथाइलिन ग्लाइकोल। ये सॉल्यूशन बनाया जाता है इन सारी चीज़ों का। आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू द प्रोटोप्लास्ट में डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ PEG एंड अदर केमिकल्स, और जो केमिकल्स हैं PEG इज़ अलाउड टू रिमूव।